हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOS 186 यानी व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रयकर्ता। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पेपर एंड असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOS 186 यानी व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रयकर्ता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि एक सेल्स पर्सन को उपभोक्ता व्यवहार को समझना क्यों आवश्यक है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ है कि ग्राहक किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय कैसा सोचता है या क्या पसंद करता है और किन कारणों से खरीदने का निर्णय लेता है। एक सफल सेल्स पर्सन के लिए उपभोक्ता का व्यवहार जो है, व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे वह ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान कर सही उत्पादन जो है वो बेच सकता है। तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन जो है, हमें ये बताना है उसका जो व्यवहार है कस्टमर्स के साथ वो कैसा होना चाहिए। तो देखो, उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ग्राहक किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते समय कैसा सोच रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, किन कारणों से खरीदने का निर्णय ले रहे हैं। तो एक सफल सेल्स पर्सन को यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे वो ग्राहक की ज़रूरतों की पहचान करके सही उत्पाद बेच सकता है। वहीं अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि ग्राहक की आवश्यकता को समझने में सहायता। हर ग्राहक की ज़रूरत अलग अलग होती है। यदि सेल्स पर्सन उपभोक्ता के व्यवहार को समझता है तो वह उसकी आवश्यकता के अनुसार ही सही वस्तु सुझा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक मोबाइल खरीदने आता है तो उसे अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए होती है, तो सेल्स पर्सन उसी प्रकार का मोबाइल यहाँ पे उसे दिखाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट क्या है कि बिक्री बढ़ाने में मदद, यानी जब ग्राहक को उसकी पसंद का उत्पाद मिलता है तो उसके जो खरीदने की जो संभावना है ना वो बढ़ जाती है। इससे कंपनी की बिक्री और लाभ दोनों को ही यहाँ पे वृद्धि होती है। तो देखो, बिक्री बढ़ाने में क्या होता है, यहाँ पे मदद मिलती है। जब ग्राहक को उसकी पसंद का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है तो उसे खरीदने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे कंपनी की जो बिक्री है और जो लाभ है दोनों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण से समझे तो यदि ग्राहक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तो सेल्स पर्सन उसे कम चीनी या ऑर्गेनिक वाला जो उत्पाद है वो दिखाकर बिक्री यहाँ पे अपनी बढ़ा सकता है। यानी जो आपका जो ग्राहक है वो अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, यानी स्वास्थ्य को लेके वो जागरूक है अपने, ठीक है। तो सेल्स पर्सन यहाँ पे उसे क्या दिखा सकता है कि कम चीनी वाला या फिर ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसको दिखाकर अपनी बिक्री को यहाँ पे वो बढ़ा सकता है। वहीं तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ग्राहकों का विश्वास जीतने में सहायता। यानी जो सेल्स पर्सन है वो ग्राहक की ज़रूरतें और उसकी जो पसंद है उसको समझकर सही सलाह देता है। उस पर जो ग्राहक का जो विश्वास है वो करने लगता है, ठीक है। ऐसा ग्राहक भविष्य में उसकी दुकान या कंपनी से ही खरीदारी यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे ग्राहकों का विश्वास जीतने में भी यहाँ पे सहायता मिलती है। तो वहीं इसे उदाहरण से समझे तो यदि कपड़ों की दुकान का सेल्स पर्सन ग्राहक की पसंद के अनुसार उसे कपड़े दिखाता है तो ग्राहक दोबारा वहीं पर ही आएगा, उसी की दुकान पर। तो ये क्या है, आपका ग्राहकों का विश्वास भी यहाँ पे बनाता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना, यानी उपभोक्ता व्यवहार को समझने से पहले सेल्स पर्सन ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। इससे ग्राहक संतुष्टि यहाँ पे रहती है। उदाहरण से समझे तो यदि ग्राहक किसी उत्पाद की शिकायत करता है तो उसकी बात ध्यान से सुनकर समाधान देने से ग्राहक यहाँ पे खुश होता है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद। यानी आज बाजार में कई कंपनियां एक जैसी उत्पाद यहाँ पे बेचती हैं। जो सेल्स पर्सन ग्राहकों की पसंद और व्यवहार को अच्छी तरह समझता है वही प्रतियोगिता से बेहतर यहाँ पे प्रदर्शन कर सकता है। वहीं उदाहरण से समझे तो यदि ग्राहक कम कीमत से अच्छा उत्पाद यहाँ पे चाहता है तो सेल्स पर्सन उसे उचित विकल्प देकर अपनी दुकान से खरीदने के लिए यहाँ पे प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिस्पर्धा जो है, कॉम्पिटिशन में भी यहाँ पे आगे रहने को मदद मिलती है कई कंपनियों को। तो सही मार्केटिंग रणनीतियां बनाने में भी ये सहायता करता है।
यानी उपभोक्ताओं की जो पसंद है और उनकी जो आदतें हैं उनको समझकर कंपनियां और सेल्स पर्सन सही प्रचार और बिक्री की यहाँ पे योजना बना सकते हैं। उदाहरण से समझे तो यदि युवा ग्राहक जो हैं आपके ऑनलाइन खरीदारी अधिक करते हैं तो कंपनी सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों तक पहुंच सकती है। तो वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो अंत में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को समझना एक सेल्स पर्सन की सफलता की कुंजी है। इससे वे ग्राहकों की जरूरतों को पहचान सकता है, सेवा दे सकता है, ठीक है, बिक्री बढ़ा सकता है और ग्राहकों का विश्वास यहाँ पे जीत सकता है। इसलिए हर सेल्स पर्सन को उपभोक्ता व्यवहार का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में सफल हो सके और कंपनी की प्रगति में भी वो योगदान यहाँ पे दे सके। वही हम बात करें अगले प्रश्न की, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं। विक्रय प्रक्रिया में शामिल चरणों का उदाहरणों सहित विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखो, व्यक्तिगत विक्रय जो है वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता सीधा ग्राहक से मिलकर या बातचीत करके किसी वस्तु या सेवा की जानकारी देता है, उसे खरीदने के लिए यहाँ पे वो प्रेरित करता है। इसमें आमने सामने संवाद होने के कारण ग्राहकों की जो शंकाओं का समाधान यहाँ पे तुरंत किया जा सकता है और ये बिक्री एक प्रभावी तरीका भी यहाँ पे माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका व्यक्तिगत विक्रय है वो क्या है कि व्यक्तिगत विक्रय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता सीधा ग्राहक से मिलकर बातचीत करके उसे वस्तु या किसी सेवा की जानकारी देता है, ठीक है। तो उसे खरीदने के लिए वो प्रेरित होता है ग्राहक, और आमने सामने संवाद होने के कारण जितनी भी उनकी समस्याएं होती हैं, जो भी उनका शंकाएं होती हैं, वो यहाँ पे तुरंत उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये बिक्री का एक प्रभावी तरीका है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तिगत विक्रय के अर्थ की, तो व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ यहाँ पे है कि विक्रेता और ग्राहकों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उत्पाद या सेवा का प्रचार और विक्रय करना। इसमें आपके विक्रेता ग्राहकों की आवश्यकता को समझते हैं, उत्पादन की विशेषता यहाँ पे बताते हैं और उसे खरीदने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वहीं उदाहरण से समझे तो यदि एक मोबाइल कंपनी का प्रतिनिधि किसी ग्राहक को नए स्मार्टफोन दिखाकर उसकी विशेषताओं, कीमत और ऑफर की जानकारी देता है तथा ग्राहक को खरीदने के लिए तैयार कर लेता है, तो वे क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत विक्रय यहाँ पे कहलाता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे विक्रय प्रक्रिया की। तो विक्रय प्रक्रिया की यहाँ पे बात करें तो पहला क्या है आपका कि संभावित ग्राहकों की पहचान करना। इस चरण में जो विक्रेता है वो ऐसे लोगों की पहचान करता है जो उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके लिए वे बाजार सर्वेक्षण, पुराने ग्राहकों या सोशल मीडिया की सहायता वो ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बीमा एजेंट जो है उन लोगों की सूची बनाता है जिन्हें जीवन बीमा की आवश्यकता यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे जितने भी आपके संभावित ग्राहक है ना, उनकी पहचान की जा सकती है। यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पे विक्रेता की जो है उत्पादन की जो है जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। पुराने ग्राहकों को सोशल मीडिया की सहायता से हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर उदाहरण से समझे तो एक बीमा एजेंट क्या कर रहा है, लोगों की एक लिस्ट बनाता है जिससे वो बीमा की आवश्यकता जिन लोगों को है वो जो सेवा है वो प्रदान कर सकता है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी विक्रेता जो है वो ग्राहक की आय, रुचि, आवश्यकता और खरीदने की क्षमता के बारे में जानकारी एकत्रित करता है ताकि वो सही तरीके से यहाँ पे अपनी बात रख सके। उदाहरण से समझे तो कार बेचने वाला विक्रेता सबसे पहले ये जानता है कि ग्राहक जो है वो परिवार के लिए कार लेना चाहता है या फिर आपका व्यवसाय के लिए लेना चाहता है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या है कि ग्राहक से संपर्क करना। ग्राहक से संपर्क करने की अगर हम बात करें तो इस चरण में क्या होता है कि विक्रेता ग्राहक से पहली बार यहाँ पे मिलता है और विनम्र व्यवहार के साथ यहाँ पे बातचीत शुरू करता है। पहला प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण से समझे तो एक कपड़े की दुकान का सेल्समैन जो है मुस्कुराकर ग्राहक का स्वागत करता है और उसकी पसंद यहाँ पे पूछता है। वही अगला पॉइंट है आपका उत्पाद का प्रदर्शन और जानकारी देना, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, कस्टमर के सामने और उसकी जानकारी देना। तो विक्रेता क्या कर रहा है यहाँ पे उत्पाद की विशेषताओं, लाभों और उसके उपयोग के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताता है ताकि तथा आपकी जो आवश्यकता होने पर उसका प्रदर्शन भी यहाँ पे वो करता है। वहीं उदाहरण से समझे तो मिक्सर बेचने वाला जो विक्रेता है वो दुकान में मिक्सर चलाकर उसकी कार्य क्षमता यहाँ पे दिखाता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि ग्राहक की आपत्तियों का समाधान, यानी यदि ग्राहक जो है वो कीमत, गुणवत्ता या किसी अन्य बात को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछता है तो विक्रेता उसको धैर्यपूर्वक सुनकर उसका समाधान यहाँ पे करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उदाहरण से समझे तो यदि ग्राहक कहे कि उसे मोबाइल महंगा है तो विक्रेता उसकी बेहतर गुणवत्ता, वारंटी और
जो ऑफर है उसकी जानकारी उसको देकर समझा सकता है या समझाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ग्राहकों की जितनी भी आपत्ति होती है उसको यहाँ पे उसका समाधान यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि बिक्री को अंतिम रूप देना, यानी जब ग्राहक यहाँ पे संतुष्ट हो जाता है तब विक्रेता खरीदारी की प्रक्रिया पूरी करता है और भुगतान तथा बिल की यहाँ पे व्यवस्था करता है। वहीं उदाहरण से समझे तो ग्राहक टीवी खरीदने का निर्णय लेता है और विक्रेता बिल बनाकर भुगतान यहाँ पे उसे प्राप्त कराता है। अगला पॉइंट है बिक्री के बाद सेवा, यानी बिक्री के बाद विक्रेता जो है वो ग्राहक से संपर्क बनाए रखता है ताकि उसकी संतुष्टि सुनिश्चित हो सके और भविष्य में भी ग्राहक उसी से ही खरीदारी करे। तो वो किस तरीके से होता है उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो फ्रिज खरीदने के कुछ दिन बाद कंपनी का यहाँ पे प्रतिनिधि जो है वो आपका ग्राहक को फोन करके पूछता है कि उत्पाद सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे बिक्री के बाद की भी यहाँ पे सेवाएं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि विक्रेता जो है, व्यक्तिगत विक्रेता एक ऐसी प्रभावशाली विपणन विधि है जिसमें विक्रेता और ग्राहक के बीच यहाँ पे सीधा संवाद होता है। इससे ग्राहक का विश्वास बढ़ता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सही उत्पाद चुनने में यहाँ पे सहायता मिलती है। संभावित ग्राहक की पहचान से लेकर बिक्री के बाद तक की जो सेवा है, ठीक है, प्रत्येक चरण यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। यदि विक्रेता इन सभी चरणों का सही ढंग से पालन करे तो बिक्री बढ़ती है और जो ग्राहक है वो लंबे समय तक साथ अपने बने रहते हैं और उनका जो संबंध है वो भी अच्छा यहाँ पे स्थापित होता है। तो इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि क्रेता उपभोक्ता से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो, व्यापार और विपणन में क्रेता और उपभोक्ता दोनों ही अलग अलग शब्द है। कई बार दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्रेता कहलाता है जबकि उस वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो व्यक्ति विक्रय में विक्रेता के लिए क्रेता के व्यवहार को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे बिक्री बढ़ाने और ग्राहक को संतुष्ट करने में भी यहाँ पे मदद मिलती है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं कि क्रेता और आपका जो उपभोक्ता है इसमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है स्टूडेंट्स, ताकि आप आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे क्रेता, एक तरफ आपको क्रेता दिया गया है, एक तरफ उपभोक्ता दिया गया है। तो क्रेता क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु या सेवा खरीदता है और उसे हम क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं। क्रेता यहाँ पे आपका भुगतान करता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य कार्य होता है किसी भी वस्तु को खरीदना। और हर क्रेता उपभोक्ता हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा। उदाहरण के लिए पिता बच्चे के लिए खिलौने खरीदता है तो वो भी क्या है, एक क्रेता है। वहीं उपभोक्ता की बात करें तो जो व्यक्ति वस्तु या सेवाओं का उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग करता है, उसका मुख्य कार्य उपयोग करना होता है और हर उपभोक्ता क्रेता हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, तो बच्चा उस खिलौने का उपयोग करता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उपभोक्ता कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत जो आपका विक्रय में जो क्रेता के जो व्यवहार है उसको समझने का क्या महत्व है। तो देखो, पहला महत्व यहाँ पे क्या है कि ग्राहक की आवश्यकता जानने की सहायता ये हमें करता है। यानी जब विक्रेता क्रेता की पसंद, जरूरत और बजट को समझता है तो वह उसी के अनुसार सही जो उत्पाद है दिखा सकता है। इससे ग्राहक संतुष्ट होते हैं। बिक्री बढ़ाने में मदद, यदि विक्रेता को पता हो कि ग्राहक किस प्रकार के उत्पादन पसंद करते हैं तो वे प्रभावी तरीके से उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो सकता है। इससे आपकी बिक्री में भी वृद्धि होती है। अच्छा संबंध बनाने में भी सहायक होता है। यानी क्रेता के व्यवहार को समझने से विक्रेता और ग्राहक दोनों के बीच में विश्वास और अच्छे संबंध बनते हैं। संतुष्ट ग्राहक भविष्य में भी उसी विक्रेता से अपना जो खरीदारी है वो करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अच्छा संबंध बनाने में भी ये सहायक हो रहा है। यानी जितने भी आपके क्रेता है उनके व्यवहार को समझने में विक्रेता और ग्राहक के बीच एक विश्वास और संबंध यहाँ पे स्थापित हो रहा है, ताकि जो आपके जितने भी ग्राहक हैं वो सेटिस्फाई हो सके। भविष्य में जितनी भी उनको खरीदारी करनी है वो उसी क्रेता से फिर यहाँ पे करे। अगला पॉइंट है आपका सही संवाद स्थापित करना। यानी हर ग्राहक का स्वभाव अलग होता है, कोई जल्दी निर्णय लेता है तो कोई अधिक जानकारी यहाँ पे चाहता है। तो व्यवहार को समझकर क्रेता जो है वो उचित भाषा और शैली में यहाँ पे बात कर सकता है। तो यहाँ पे सही संवाद जो है ये भी क्या करता है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आपका अगला पॉइंट है कि शिकायतों का समाधान करने में सुविधा। यानी यदि विक्रेता ग्राहकों के व्यवहार और सोच को समझता है तो वह
उसकी समस्याओं और शिकायतों को भी बेहतर समाधान दे सकता है। इससे ग्राहक का विश्वास बढ़ता है। वहीं अगला पॉइंट है प्रतियोगिता में सफलता, यानी आज जो है ना, आज बाजार में बहुत यहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। जो विक्रेता अपने ग्राहकों के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझ लेता है, वह प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है और अधिक ग्राहकों को यहाँ पे आकर्षित कर सकता है। वहीं अगला पॉइंट है दीर्घकालीन ग्राहक बनाना, यानी क्रेता की जो पसंद है और उसकी जो अपेक्षा है, इसके अनुसार सेवा देने से ग्राहक बार बार यहाँ पे खरीदारी करता है। इससे कंपनी को लंबे समय तक यहाँ पे लाभ भी मिलता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि क्रेता और उपभोक्ता दोनों ही आपके व्यापार के महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन दोनों की भूमिका यहाँ पे अलग अलग होती है। क्रेता वस्तु खरीदता है जबकि उपभोक्ता उसका उपयोग करता है। तो व्यक्तिगत जो विक्रय है, व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने में अत्यंत आवश्यक ये होता है, क्योंकि इससे जो ग्राहक की जो ज़रूरतें हैं उसे सही ढंग से यहाँ पे पहचाना जा सकता है, बिक्री बढ़ाई जा सकती है, अच्छे संबंध यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और व्यापार को भी यहाँ पे सफलता मिलती है। इसलिए प्रत्येक सफल विक्रेता को क्रेता की जो व्यवहार जो है उसका ज्ञान होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे आपका अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपको क्या कहता है यहाँ पे कि विक्रय नियमावली क्या है। एक विक्रय नियमावली को तैयार करने की सामग्री एवं लाभों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी अगला प्रश्न में आपको क्या बताना है कि जो आपकी विक्रय नियमावली है वो क्या है और इसकी हमें सामग्री और इसके लाभ बताने हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विक्रय नियमावली की, यानी विक्रय मीन्स आपका सेल, किसी भी व्यवसाय का महत्वपूर्ण भाग है। यदि विक्रय कार्य सही ढंग से किया जाए तो व्यवसाय की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ सकती है। विक्रय कार्य को व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए लिखित दस्तावेज यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय नियमावली बोलते हैं, यानी आपका सेल्स मैनुअल कहा यहाँ पे जाता है इसको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विक्रय नियमावली के अर्थ की, तो यहाँ पे अर्थ क्या कहता है कि विक्रय नियमावली जो है ये एक पुस्तक या दस्तावेज होती है जिसमें विक्रय से संबंधित आपके सभी नियम, नीतियां, प्रक्रियाएं, ठीक है, और उत्पादकों की जानकारी, कर्मचारियों के कर्तव्य तथा ग्राहकों से व्यवहार करने के जो तरीके हैं वो इसमें लिखे होते हैं। ये विक्रय जो होता है वो कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य भी करता है। वहीं उदाहरण की बात करें तो यदि किसी मोबाइल कंपनी का नया विक्रेता जो है वो नौकरी पर आता है तो उसे विक्रय नियमावली यहाँ पे दी जाती है, जिसमें मोबाइल की विशेषताएं, मूल्य, वारंटी, ग्राहक सेवा और बिक्री की यहाँ पे पूरी जानकारी होती है। बिक्री प्रक्रिया की पूरी जानकारी होती है। इससे वह आसानी से अपना काम यहाँ पे सीख जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो विक्रय नियमावली का अर्थ क्या है यहाँ पे कि ये एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जितनी भी आपकी जो चीजें हैं, ठीक है, सेल्स की जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उनके नियम लिखे होते हैं, नीतियां लिखी होती है, उनकी प्रोडक्ट की जानकारी लिखी होती है और इसमें साथ में बताया जाता है कि जो कर्मचारी है उनका कर्तव्य क्या है, वो ग्राहकों से किस तरीके का व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि किसी भी मोबाइल कंपनी के अंदर अगर एक नया विक्रेता नौकरी पर आता है तो उसे ये पूरे की पूरा जो आपका सेल्स मैनुअल जो है वो पकड़ाया जाता है ताकि उसे पता चले कि मोबाइल की विशेषताएं क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसकी वारंटी क्या है और पूरी जो आपका सेल का जो पूरा प्रोसेस है, सेल्स का जो पूरा प्रोसेस है यानी बिक्री की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी सामग्री की। तो देखो यहाँ पे विक्रय नियमावली की जो सामग्री है वो क्या है कि कंपनी का परिचय, इसमें कंपनी का इतिहास, उद्देश्य, मिशन और कार्य क्षेत्र का विवरण दिया जाता है ताकि कर्मचारी अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से समझ सके। वहीं सेकंड पॉइंट है उत्पादों की जानकारी, यानी सभी उत्पादों की विशेषताएं, उपयोग, कीमत और गुणवत्ता का यहाँ पे विवरण दिया जाता है। उदाहरण से समझे तो यदि कंपनी जूते बेचती है तो नियमावली में प्रत्येक मॉडल, आकार और कीमत की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। वहीं अगला पॉइंट है आपका विक्रय नीति। विक्रय नीति की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इसमें जो आपकी बिक्री के जो नियम है ना, बिक्री के नियम, छूट, भुगतान की शर्तें और वापसी की नीति यहाँ पे आपकी लिखी जाती है। वहीं जो आपका विक्रय प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि ग्राहक से संपर्क करने से लेकर उत्पाद जो है आपका प्रोडक्ट जो है उसे बेचने और उसका भुगतान प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाती है। अगला पॉइंट है विक्रय कर्मचारियों के कर्तव्य, यानी विक्रय कर्मचारियों की जिम्मेदारी, समय का पालन, ईमानदारी और ग्राहक सेवा के लिए यहाँ पे नियम बताए जाते हैं। वहीं ग्राहक सेवा संबंधी निर्देशों की बात करें तो यहाँ पे ग्राहकों से विनम्र व्यवहार करने, शिकायतों का समाधान करने और बिक्री के बाद की जो भी आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस होती है वो यहाँ पे जानकारी इसकी यहाँ पे दी जाती है। वहीं रिपोर्ट और रिकॉर्ड की बात करें तो बिक्री रिपोर्ट
दैनिक कार्य विवरण और आवश्यक रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करने की जो विधि है वो बताई जाती है। अगला पॉइंट है प्रोत्साहन और पुरस्कार, यानी अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस, कमीशन और पुरस्कार संबंधी जितनी भी जानकारी होती है वो इसमें शामिल होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि विक्रय नियमावली के लाभ कौन से हैं। तो विक्रय नियमावली के लाभ की बात करें तो यहाँ पे पहला लाभ है आपका कार्य में एकरूपता, यानी सभी कर्मचारी एक ही नियम के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे कार्य में समानता यहाँ पे बनी रहती है। वहीं दूसरा है आपका नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आसान होता है, यानी नए कर्मचारी नियमावली पढ़कर जल्दी काम सीख जाते हैं और प्रशिक्षण का समय यहाँ पे कम लगता है। उदाहरण से समझे तो नियुक्ति होने पर कर्मचारी जो है नियमावली देखकर ग्राहकों से सही तरीके से बात करना यहाँ पे सीख जाते हैं। वहीं आपका क्या है, कार्यकुशलता में वृद्धि। तीसरा जो लाभ है वो है कार्यकुशलता में वृद्धि, यानी स्पष्ट निर्देश मिलने से यहाँ पे कर्मचारी जो है वो कम गलतियां करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट है ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है, यानी जब सभी विक्रेता समान और अच्छी सेवा देते हैं तो ग्राहक संतुष्ट होते हैं और दोबारा खरीदारी यहाँ पे इसे कर सकते हैं। समय की बचत, यानी बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे समय और आपका श्रम दोनों की बचत होती है। वहीं अगला पॉइंट है विवादों में कमी, यानी नियम से पहले लिखे होने के कारण कर्मचारियों और जो आपके जो ग्राहक है इनके बीच की जितनी भी गलतफहमियां होती है वो कम होती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि बिक्री में वृद्धि, सही जानकारी और व्यवस्थित कार्य प्रणाली के कारण बिक्री बढ़ती है और कंपनी का लाभ भी यहाँ पे बढ़ता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो विक्रय नियमावली किसी भी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह विक्रय कर्मचारियों को सही दिशा प्रदान करती है, कार्य को सरल और व्यवस्थित तथा प्रभावी बनाती है। इसमें कंपनी की नीतियां, उत्पादकों की जानकारी, विक्रय प्रक्रिया, कर्मचारियों के कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन होता है। इसके माध्यम से नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आसान होता है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है और व्यवसाय की बिक्री जो है यहाँ पे बिक्री तथा लाभ की जो वृद्धि है वो भी होती है। इसलिए प्रत्येक संस्था को एक अच्छी और स्पष्ट विक्रय नियमावली यहाँ पे तैयार करनी चाहिए।